हेलो बच्चों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद राकेश पर स्वागत है। अभी हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर कर रहे हैं। ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हमारा दूसरा क्लास है और दोनों ही क्लास में हम लोग रेशियो के बेसिक कॉन्सेप्ट पर डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद फिर प्रोपोर्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और फिर दोनों का मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है इफ a इज टू बी इक्वल 1/3 इज टू 1/5, फिर b इज टू c का वैल्यू दिया है, c इज टू d का वैल्यू दिया है, फाइंड a इज टू b इज टू c इज टू d। इस a इज टू b इज टू c इज टू d फाइंड करने के लिए हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किया था, हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन यहाँ पे वैल्यू फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसलिए अच्छा ये एमटीएस 2023 का पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन को लिया गया है। लेकिन इसके a इज टू b इज टू c इज टू d निकालने का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको हम लोग पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे बन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इसका जो फ्रैक्शन है इसको हटाएंगे, हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो a इज टू b दिया हुआ है आपका, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग a इज टू b इक्वल दिया है 1/3 और इज टू 1/5। इसी तरीके से b इज टू c दिया हुआ है आपका, b इज टू c दिया हुआ है 1/7 अपॉन 1 इज टू 1/8। फिर c इज टू d दिया हुआ है आपका, c इज टू d दिया हुआ है आपका क्या है 1/10, मतलब 1/10 अनुपात 1/21। तो ये देखिए सारा फ्रैक्शन में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम लोग पहले फ्रैक्शन से इसको सिंपल फॉर्म में लाएंगे और ये हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं। क्या करते हैं कि जब दो टर्म होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। तो क्या आएगा, देखिए 1 × 5 तो ये हो गया 5, और यहाँ पे 1 × 3 तो ये हो गया 5:3 हो गया। तो a इज टू b का वैल्यू 5:3, और ये पिछली क्लास में हम लोग सीख चुके हैं निकालना। इसी तरीके से यहाँ पे 8 इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला, तो 1 × 8 हो गया आपका, ये 8 हो गया यहाँ पे, और यहाँ 1 × 7 तो ये हो गया आपका 7 हो गया, आपका 7 हो गया। अब उसके बाद यहाँ ये निकालना है c इज टू d, तो 1/10 है तो 1 × 20, यहाँ पे 1/21 है तो 1 × 21 कर लेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लेते हैं, इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो कितना हो गया, देखिए ये हो गया 21 और ये हो गया हमारा 10 हो गया। तो ये निकल गया a इज टू b का वैल्यू, ये b इज टू c का वैल्यू और ये c इज टू d का वैल्यू। अब आसान है आपका, एक तो हम सीख ही चुके हैं पिछली क्लास में कि a इज टू b इज टू c इज टू d निकाला। तो दो तरीका सीखे थे, एक तो प्लेस फिलिंग वाला होता है और दूसरा तरीका क्या था कि अगर हम इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं इन सबको तो हमारा a का वैल्यू निकल जाएगा। तो कितना हो गया, देखिए 8×5 = 40 और ये गुना 21 हो गया, 8×5 = 40 गुना 21। तो अभी हम फिलहाल रख लेते हैं इसको 40 और इंटू 21 रख लेते हैं, 40 × 21 रख लेते हैं। और ये इसी तरीके से ये वाला, ये वर्टिकली अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो d का वैल्यू निकल जाता है। क्या निकलेगा, 10 × 21, यहाँ क्या हो गया आपका, ये हो गया 10 × 21 हो गया, ये d का वैल्यू निकल गया, ये d का वैल्यू निकल गया। और उसके बाद क्या बच जाए, b और c। तब b और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो गया आपका b का वैल्यू हो गया। कितना हो गया, ये 8×3 = 24 गुना 21, 24 गुना 21। तो यहाँ हम देख रहे हैं 21 सब में है, तो b का वैल्यू रख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या रख लिया, यहाँ पे b का वैल्यू, फिर से इसको थोड़ा सा ये स्पेस लिख लेते हैं यहाँ पे, a इज टू b इज टू c इज टू d। तो a का वैल्यू हो गया हमारा 40 गुना 21 हो गया है। फिर b का वैल्यू हमारा निकल गया 8×3 = 24, 8×3 = 24 हो गया और इंटू 21 हो गया। और यहाँ पे c का वैल्यू, अच्छा d का ऑलरेडी निकला हुआ है तो d का रख लेते हैं हम लोग, 10 गुना 21 हो गया, 10 गुना 21 हो गया आपका d का वैल्यू। d का वैल्यू यहाँ से थोड़ा सा बाहर हो जा रहा है फ्रेम से, यहाँ d रख लेते हैं, d हो गया ये आपका, d हो गया आपका कितना, 10 गुना 21, 10 गुना 21 हो गया, d हो गया 10 गुना 21। अच्छा, c का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो c का वैल्यू इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं,
इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ कर लेते हैं। तो सत्य 21 यहाँ भी और 21 यहाँ भी, तो क्या हो जाएगा सी का वैल्यू? सी का वैल्यू हो गया 21 और गुना 21। अब आप ये जानते हैं, हम पिछली क्लास में सीख चुके हैं कि रेशियो बहुत ही सबसे सिंपल फॉर्म में होता है, मतलब वहां से और इसका कोई कॉमन नंबर उसमें नहीं हो। तो यहाँ पे तो है, कितना है अभी? इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, इसमें भी 21 है, तो 21 सबसे निकाल लेते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या आता है आपका? देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आएगा आपका, यहां ही लिख लेते हैं, यहां लिख लेते हैं कि फाइनल रिजल्ट क्या आया। यहां 21 निकला तो ये हो गया 40 हो गया, ये 40 हो गया, और यहां 21 निकला ये 24 हो गया आपका, 24 हो गया, और यहां 21 निकला तो एक 21 बचा तो 21 हो गया ये आपका, और यहां 21 निकला तो 10 बच गया आपका, ये 10 हो गया। अब देखिए इसमें कोई भी कॉमन टर्म नहीं है यहाँ पे, तो क्या हुआ? अनुपात हो गया A:B:C:D, 40:24:21:10 हो गया आपका। तो करना क्या था? सिंपली पहले जी ये फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शंस से क्या कर ले हम लोग कर लेंगे, इसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है रेशियो का वो फाइंड कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये निकाल लीजिए, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू। अब ए वाला A:B:C:D निकालने के लिए इसको वर्टिकली मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 8 2 ए का वैल्यू निकल जाएगा, 3 × 7 × 10 कीजिएगा तो डी का वैल्यू लास्ट वाला का निकल जाएगा, A:D। ऐसे ही हम लोग फाइंड कर देंगे, हम लोग पिछली क्लास में इसको सीख चुके हैं अच्छे तरीके से इसको निकालना। अब बी का वैल्यू निकालना है, तो बी का वैल्यू इसको छोड़ करके बी का वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये निकल गया बी का वैल्यू। सी का वैल्यू निकालने के लिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल गया आपका। और रेशियो सबसे चूंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, तो अगर कोई कॉमन नंबर आ रहा हो तो इसको भी आप निकाल लीजिए या कैंसिल आउट कर लीजिए। अब जो फाइनल बचेगा वही हमारा A:B:C:D का रेशियो होता है। तो ये हो गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशियो। रेशियो को हम कैसे घटाते हैं, तो पहला देखिए क्वेश्चंस ले लेते हैं, कोई भी एक क्वेश्चंस ले लेते हैं। देखिए ले लेते हैं कि 8:9 ले लिए, 8:9 ले लिए, और उसके बाद ले लिए हम लोग 17:18, 8:9, 17:18 हम लोग ले लिए इसको, और इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, देखते हैं घटाते हैं तो कितना होता है। 8 घटाओ 17, अच्छा रेशियो में प्लस माइनस नहीं देखना है यहाँ पे, 8 - 17 कितना हो गया, तो 9 हो गया। रेशियो ही तो निकालना है इसका, यहाँ पे 9 - 8 हमारे 18 में से 9 गया, कितना होता है, तो 9, तो 9:9 हो गया। तो इसी तरीके से हम रेशियो माइनस करते हैं, लेकिन इसका भी कुछ कंडीशंस है। पहले हम 1-2 क्वेश्चंस और देख लेते हैं। एक क्वेश्चंस दे रहा है आपका कि 6:7 है, 6:7, 4:5, यहाँ पे, यहाँ भी देखिए 6 - 4 तो 2 हो गया, और 7 - 5 यहाँ भी 2 हो गया, तो माइनस हो गया। ये सब्सट्रैक्शन, रेशियो का सब्सट्रैक्शन यही होता है। देखिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, यहाँ पे ये देखिए, ये 2:5, 2:5 ले लेते हैं, फिर 4:9 ले लेते हैं, 2:5 और 4:9 ले लेते हैं। अब इसको माइनस करना है यहाँ पे, तो इसी तरीके से अगर हम माइनस कर लेते हैं तो 2 में से 4 गया कितना हो गया, या 4 में से 2 गया कितना हो गया, 2 हो गया, और 9 में से 5 गया कितना हो गया, 4 हो गया। तो क्या ये माइनस करना, ये सब्सट्रैक्शन ऑफ रेशियो जो हम किए हैं, क्या ये सही है, क्या ये सब सही है? तो इसका जवाब है कि ये सही है, ये सही है, बट ये गलत है, ये गलत है। क्योंकि देखिए अभी कॉन्सेप्ट हम लोग सीख रहे हैं, कॉन्सेप्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने लगे तो ये आएगा, और वो भी लैंग्वेज के फॉर्म में रहेगा, और आपको उसको डील करना सीखना होगा। अब क्यों गलत है, किसको माइनस, किस टाइप के रेशियो को माइनस कर सकते हैं, किसको माइनस नहीं कर सकते हैं, फिर माइनस करने के लिए करना क्या होगा, तो आइए सीखते हैं। देखिए ये सही इसलिए क्यों ये है कि इसका कंडीशन होता है कि इसका जो इंटीग्रल डिफरेंस होता है वो इक्वल होना चाहिए, इंटीग्रल डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो ये जो आपका इंटीग्रल डिफरेंस है, इसमें इंटीग्रल डिफरेंस है, यहाँ पे कितना है, 1 है। यहाँ पे भी इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना है, 17 - 8 का, ये भी डिफरेंस आपका कितना है, ये भी डिफरेंस 1 है। जब ये इसका इंटीग्रल डिफरेंस जब इक्वल होता है, 1 रहे या ना कुछ और रहे, 2 रहे, 3 रहे, 5 रहे, जो भी रहे, अगर इक्वल हो
तो हम उसको माइनस कर सकते हैं उस तरीके के रेशियोज को। लेकिन अगर इंटीग्रल डिफरेंस सेम ना हो तो हम माइनस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे भी देखिए आपका इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना है, इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना है आपका 1 है। इसका इंटीग्रल डिफरेंस यहाँ भी 4 5 1 है यहाँ पे, तो दोनों इक्वल है इसलिए हम इसको माइनस कर पाए हैं यहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 2 घटा 5 करते हैं तो इंटीग्रल डिफरेंस इसका तो 3 है, लेकिन इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना है, इसका इंटीग्रल डिफरेंस देखिए 4 घटाओ 5 तो डी बराबर कितना आ गया, ये 5 हो गया। यहाँ अलग अलग है इंटीग्रल डिफरेंस, यहाँ पे अलग अलग है। यहाँ पे इंटीग्रल डिफरेंस इन दोनों के बीच का 3 है और यहाँ पे इंटीग्रल डिफरेंस 5 है। इसलिए जब हम इस तरीके से इसको माइनस करते हैं तो वो गलत होता, वो डिफरेंस, वो सब्ट्रैक्शंस दो रेशियो का वो गलत होगा आपका। ठीक है, तो इंटीग्रल डिफरेंस सबसे पहले तो ये हो गया कि माइनस करने के लिए इंटीग्रल डिफरेंस सेम होना चाहिए। पहला तो ये हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं नोट में हम लोग, इंटीग्रल डिफरेंस मस्ट बी सेम। ये यहां पे लिख देते हैं, यहां पे इंटीग्रल डिफरेंस मस्ट बी सेम। इंटीग्रल डिफरेंस हमेशा सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम होना चाहिए, इंटीग्रल डिफरेंस सेम है। अब ये हुआ, अब ये क्वेश्चन आ रहा है अगर सेम ना हो तो क्या करें फिर। यहाँ पे तो चलो ठीक था, यहाँ पे ठीक था, लेकिन अब इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉर्ट आउट करें, कैसे उस फॉर्म में लाएं। तो देखिए क्या था क्वेश्चंस आपका, क्वेश्चन है 2:5 है, क्वेश्चन 2:5 है और यहाँ पे 4:9 है। यहाँ इंटीग्रल डिफरेंस कितना हो रहा है इसका, 3 हो रहा है। यहां पे इंटीग्रल डिफरेंस कितना हो रहा है, 5 हो रहा है। हम क्या करते हैं इसको, इसके इंटीग्रल डिफरेंस से इसको और इसके इंटीग्रल डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो डिफरेंस, ये सॉरी इसके, हाँ ये डिफरेंस आया, तब जो रेशियो बनेगा उसका इंटीग्रल डिफरेंस सेम होगा। इसके इंटीग्रल डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे इसका इंटीग्रल डिफरेंस 3 है तो 4:9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका इंटीग्रल डिफरेंस जो 5 के इक्वल है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो रेशियो बनेगा उसका इंटीग्रल डिफरेंस सेम होगा और उसको हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखते हैं इसको ये कर करके हम यहाँ पे, तो 2:5 हो गया। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इंटीग्रल डिफरेंस से जो 5 के बराबर है, तो यहाँ ये हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके इंटीग्रल डिफरेंस से जो 3 के इक्वल है, तो 3 हो गया आपका। ये नया रेशियो देखिए क्या आएगा, नया रेशियो क्या आएगा, ये हो गया 5 दूना 10 और ये हो गया 25 हो गया, 25 हो गया। ये 5 गुना 10 और ये 25 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 12 हो गया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 27 हो गया। अब देखिए दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, कितना हो गया 10, 12 में से 10 गया तो अब पहले देखिए इंटीग्रल डिफरेंस समझ लेते हैं। इंटीग्रल डिफरेंस देखिए, इंटीग्रल डिफरेंस इसका कितना आ रहा है, ये आ गया इंटीग्रल डिफरेंस इसका 15 का, और यहाँ भी 12 में से 27 घटेगा तो इंटीग्रल डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे भी 15 आ गया। तो दोनों जगह इंटीग्रल डिफरेंस सेम हो गया, दोनों जगह इंटीग्रल डिफरेंस सेम है चूंकि, इसलिए अब इसका जो सब्सट्रैक्शन होगा वो सही होगा। तो कितना हो गया, 12 में से 10 माइनस किए तो 2 हो गया, और यहाँ पे 27 में से 25 माइनस किए तो यहाँ भी 2 होगा। अब ये सही है, अब ये सही है। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं इसमें हम लोग, ले लेते हैं हम लोग। 3:7 दिया हुआ है, देखिए 3:7 और यहां पे है 2:5, 2:5, 3:7, 2:5। तो देखते हैं इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखिए ये d बराबर कितना दिया हुआ, ये 4 दिया हुआ, और इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना दिया हुआ, ये 3 दिया हुआ है। तो मतलब इसका सब्ट्रैक्शन अभी अगर हम लोग माइनस करेंगे तो वो सही नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसके इंटीग्रल डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसके इंटीग्रल डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तब जो भी आंसर आएगा वो सही होगा। तो क्या करते हैं इसमें, देखिए यहाँ पे
ये हो गया आपका 3:7। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके इंटीग्रल डिफरेंस से 3 से, और ये हो गया हमारा 2:5। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसके इंटीग्रल डिफरेंस से 4। अब जो रिजल्ट आ रहा है क्या आया, नया रेशियो मेरा क्या आ रहा है, देखिए 3 तिया 9, 9, और ये हो गया 7 तिया 21 हो गया, यहाँ पे 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 20 हो गया। अब देखिए इंटीग्रल डिफरेंस इसका, देखिए इसका इंटीग्रल डिफरेंस कितना है, 12 का है, और इसका भी इंटीग्रल डिफरेंस 12 का है। तब अब हम इसको माइनस कर सकते हैं। तो कितना हो गया, 9 में से 8 1, और यहाँ पे 1। रिजल्ट रेशियो का जो रिजल्ट होगा हमेशा सेम होगा, ये ध्यान रखना। अगर सेम नहीं आ रहा है मतलब आप गलत कर रहे हो, ठीक है। तो इंटीग्रल डिफरेंस आपका सेम होना चाहिए, तभी हम किसी भी रेशियो को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब उम्मीद है ये कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए ये भी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनता है, और दूसरा बहुत सारे क्वेश्चंस में मतलब ये लैंग्वेज वाले में इसको यूज किया हुआ रहता है। क्या कह रहा है, इफ 4a = 5b = 8c, इफ 4a = 5b = 8c है, तो फाइंड a is to b is to c, a is to b is to c का वैल्यू निकालिए। तो अब देखिए इसको दो तरीके से करेंगे हम इसको। तो क्या देखिए, पहला तरीका देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 4a इक्वल है 5b और इक्वल है 8c। अब देखिए जब सब ये तीनों आपस में इक्वल है तो ये किसी और के भी बराबर होगा, किसी और के बराबर। और चूंकि रेशियो फाइंड करना है, चूंकि रेशियो एग्जैक्ट वैल्यू तो हम इसका फाइंड नहीं कर सकते हैं, चूंकि रेशियो फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये सब जो है अपने एलसीएम के बराबर है। ठीक, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, ए बी और सी के कॉफिशिएंट का। कॉफिशिएंट मतलब गुणांक, गुना वाला जो नंबर है उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम हो गया हमारा, एलसीएम हो गया किसका, 4 का, 5 का और 8 का। तो 4 और 8 का एलसीएम 8 हो गया, और 5 और 8 का हो गया 40। तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 40। तो हम इसको 40 के बराबर मान लेते हैं, बराबर 40। अब एक एक करके इक्वेट करेंगे, एक एक करके, कि 4a बराबर 40, 4a, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना करने लिखने की जरूरत नहीं है। 4a बराबर 40, तो a का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया। अब a is to b is to c हम लिखते चलते हैं कि a is to b is to c। तो 4a बराबर इक्वेट किए, मतलब बराबर किए किससे, 40 का, तो a का वैल्यू निकल गया 10। यहाँ लिख देते हैं हम लोग 10 लिख देते हैं। फिर 5b बराबर 40, 5b बराबर 40, तो b का वैल्यू हो गया 8, तो यहाँ 8 लिख लेते हैं। फिर 8c बराबर 40, तो c का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब एक बार चेक कर लेना है कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं, मतलब और कोई कॉमन नंबर इसमें है तो नहीं है, इसमें कोई कॉमन नंबर, तो यही a is to b is to c का रेशियो हो गया। चूंकि ये तीनों नंबर आपस में बराबर है तो किसी ना किसी नंबर के इक्वल होगा। चूंकि इसका रेशियो ही निकालना है और वो निकाल वही सकते हैं इसमें, तो क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि वो तीनों जो है अपने एलसीएम के बराबर है। वो वहां से ए बी सी का वैल्यू निकाल लेते हैं और वहां से ये निकल जाता है आपका। ठीक है, एक तो ये तरीका हो गया। और इसी में एक तरीका ये है कि आप क्या कर लेते हैं, इसको अगर हम इक्वल ना माने इसमें, तो क्या करते हैं, यहां पुट करते हैं वैल्यू, 40 लाना है हमको, ये 40 लाना है। यहां हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इस चीज को कि ए इज टू बी इज टू सी, 40 लाना है। अब बताइए, देखिए इतना ना अगर हम लोग करें, ये सब हम ना करें, तो क्या कर सकते हैं, इसमें 40 लाना है, एलसीएम तो लेना ही होगा, एलसीएम तो हर हाल में लेना होगा, जिस तरीके से भी आपकी जब ही यहां पे इन दोनों में। तो क्या करते हैं कि अब 40 लाना है यहां पे, तो 10 का ए का कितना वैल्यू रखें या 4 में कितना मल्टीप्लाई करें कि यहां पे 40 आ जाए। तो ए का वैल्यू, कौन सा वैल्यू ए का होगा जिसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, ऑब्वियस है 10 होगा, 10 है। हम इतना नहीं करते हैं, बस एलसीएम ले लेते हैं, हम ये नहीं करते हैं, ये हटा देते हैं। अब ये हटा देते हैं, एक तो तरीका सीख लिए। अब दूसरा तरीका इस तरीके से का है कि एलसीएम हम ले लेते हैं, एलसीएम ले लिए यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 40 लाना है, टारगेट 40 लाना है, इसको 40 से बनाना है। ए का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 10 रख लेंगे। इसी तरह बी का वैल्यू कितना रखें कि 5 में मल्टीप्लाई हो और 40 के बराबर आ जाए। बी का कौन सा वैल्यू ले जो मल्टीप्लाई हो और 40 आ जाता है, कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे 8 हो जाएगा। और यहाँ पे ये है आपका सी है,
सी है ये, 8C है, 8C, 8C। अब C का कौन सा वैल्यू ले हम लोग, C का कौन सा वैल्यू ले जो यहाँ पे ये 40 आ जाए, उसका वैल्यू आ जाए C का। तो 8 गुना 5, तो C का वैल्यू हो गया 5। देखिए यही रेशियो आया था, 10:8:5। एक ये भी तरीका हो गया, एक हो गया आप इक्वेट करके निकाल लीजिए, तो यहाँ पे आप एलसीएम तो दोनों हाल में निकालना होगा आपको, और दूसरा हो गया आप ए बी सी का वैल्यू उसमें पुट करते चलिए, जो भी वैल्यू आएगा वो एलसीएम लाने के लिए वही ए बी सी का वैल्यू होगा, मान होगा। एक तो ये दो तरीका हो गया। एक तरीका और है, क्या करते हैं इसमें हम लोग कि A:B:C निकालना है, A:B:C निकालना है। तो क्या करते हैं, जब A वाला वैल्यू निकालना है तो इसको कवर कर लेते हैं, इसको कवर कर लेते हैं, और इसका जो कोएफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो गया, 5 × 8 कितना हो गया, 40 हो गया। ये कितना हो गया आपका, ये 40 हुआ, ये 40 हो गया। ठीक है, ये 40 हो गया आपका, ये 40 हो गया। अब ये वाला जब निकालना है, ये बी निकालना हो तो फिर इसको कवर कर लिए, फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, इस दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। कितना हो गया, 32 हो गया। यहाँ पे 32 रख लेते हैं, 32 हो गया। और जब इसका सी का वैल्यू निकालना है तो जिसमें सी मल्टीप्लाई उसको कवर कर लेते हैं, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना हो गया, 5 चौक 20 हो गया, ये 20 हो गया। आंसर डिफरेंस ये आ रहा है क्योंकि अभी ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, आंसर अलग इसका इसलिए आ रहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है। तो देखते हैं इसमें कोई कॉमन नंबर है, ऑब्वियस है इसमें कॉमन नंबर कितना आ रहा है, 4 इसमें है, 4 इसमें है, 4 इसमें है। तो 4 जब बाहर निकाल लेंगे तो 10 चौक 40 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 5 हो गया। क्या आंसर सेम है। क्योंकि दोनों तरीका है, दोनों अलग अलग जगह पे मतलब ये अलग अलग कंडीशन में कीजिए, तो कभी इससे आसानी होती है निकालने का और कभी इससे। तो दोनों तरीका जानना जरूरी, इससे ज़्यादा जल्दी होता है, इन चीज़ों को एलसीएम नहीं निकालना पड़ता है, ये मल्टीप्लाई कर लिए और फिर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आइए, वहाँ से निकल जाता है। तो ये हो गया आपका, अगर दिया हुआ हो क्वेश्चंस कि इतना इक्वल इतना इक्वल इतना, तो A:B:C फाइंड करते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पे कि फ्रैक्शन वाला है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि A/4 है, A/4 है, A/4 है, फिर आपका है B/7 है, B/7 है, और C/5 है। अब कह रहा है A:B:C फाइंड कीजिए आप, A:B:C फाइंड कीजिए, यहाँ पे A:B:C फाइंड कीजिए। तो इसमें दो तरीके का क्वेश्चन होता है। एक तो होता है कि जो A/B:C इसका कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट मतलब गुना किया हुआ अंक, गुना किया हुआ अंक, गुणांक जो कहते हैं। जैसे यहाँ A का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ B का कोफिशिएंट 4 है, यहाँ C का कोफिशिएंट 3 है, मतलब उसके साथ जो गुना किया हुआ नंबर है। लेकिन यहाँ A का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ B का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ C का कोफिशिएंट 1 है। कितना तो आप समझते होंगे। तो यहाँ जब ये आपका दिया हुआ हो कि जब A/B:C का कोफिशिएंट 1 हो तो क्या, अब चूंकि यहाँ भी कह रहा है आपका कि इतना इक्वल मतलब A/4 बराबर B/4 बराबर C/4, मतलब यहाँ भी तीनों आपस में बराबर हैं, तो किसी न किसी के तो बराबर होंगे, किसी न किसी नंबर के। तो यहाँ जब कोफिशिएंट 1 है तो आप यहाँ एक तो कोई वेरिएबल ले सकते हैं, दूसरा 1 भी मान सकते हैं कि 1 के बराबर है, सपोज दैट 1 के बराबर है, 1 के बराबर है या k के बराबर है, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, या k के बराबर रख लीजिए आप, k के बराबर रख लीजिए या 1 के बराबर रख लीजिए। यहाँ मान लेते हैं k, x कोई एक वेरिएबल ले लीजिए या 1 ले लीजिए। कब, जब कोफिशिएंट यहाँ पे 1A B C का कोफिशिएंट, जैसे देखिए यहाँ पे A/1 है, यहाँ पे A/B है, यहाँ पे 1 into A है, 1 into B है, 1 into C है, मतलब तीनों का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। तो आप क्या कीजिए, इसको K मान लीजिए या 1 मान लीजिए। अब देखिए फिर अब इक्वल कीजिएगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे कि A और बटा 4 बराबर K। तो A का वैल्यू क्या आ जाएगा, A का वैल्यू आ जाएगा 4K। तो A:B:C हमको निकालना है, A:B:C निकालना है, तो यहाँ आ गया 4K आ गया। जब यहाँ, अब यहाँ से देखिए एक रिजल्ट निकल रहा है कि A का वैल्यू 4K है, तो B का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7K। यहाँ पे यहाँ रख लेते हैं, यहाँ पे 7K रख लिए, B का वैल्यू 7K रख लिया, और C का वैल्यू क्या आ जाएगा, 5K रख लेते हैं। C का वैल्यू क्या आ गया, 5K रख लेते हैं। अब देखिए चूंकि अभी ये अपने सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, क्योंकि इसमें कॉमन नंबर है क्या, K, तो क्या करेंगे,
यहाँ पे रख लेते हैं के कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो क्या बचा 4 7 5, 4 7 5। क्या रिजल्ट निकला? रिजल्ट ये निकला कि अगर कॉफिशिएंट ए बी सी का 1 है तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है आपको, आप सीधे देखिए क्वेश्चंस और उसका आंसर कीजिए। कॉफिशिएंट अगर ए बी सी का 1 दिया हुआ है तो जो नीचे बटा में हर आया हुआ है वही उनका रेशियो हो जाएगा। मतलब 1:b/c, यानी ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 4:7:5, 4:7:5। ठीक है, तो जब कॉफिशिएंट ए बी सी का कॉफिशिएंट 1 दिया हुआ है तो जो नीचे में बटा में आया हुआ है वही हमारा रेशियो का आंसर हो जाता है। A/B/C बराबर 4:7:5। इतना करने की जरूरत नहीं है। कब? जब कॉफिशिएंट 1 हो। लेकिन जब कॉफिशिएंट 1 नहीं हो, यहां पे जैसे दिया हुआ है कॉफिशिएंट 1 नहीं हो, यहां पे क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि कॉफिशिएंट 1 नहीं, यहां पे क्या दिया हुआ आपका देखिए 2। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसका। 2a/5 बराबर 4b/7 बराबर 3c/10। यहां टारगेट एक ही रखना है आप सबको कि यहां कॉफिशिएंट 1 बनाना है, ताकि जो भी नीचे रिजल्ट आए वही हमारा ए बी सी का रेशियो आ जाए। तो 1 टारगेट बनाने के लिए, यहाँ कॉफिशिएंट 1 लाने के लिए जो टारगेट है वो क्या करना पड़ेगा कि इसका जो कॉफिशिएंट है ए का, बी का, सी का, उसका एलसीएम निकाल लीजिए और उसके एलसीएम से इस टोटल टर्म को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, जो भी रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसमें कॉफिशिएंट यहाँ पे इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेते हैं इस क्वेश्चंस में 2 4 2 4 और 3 का एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम 4 हो गया और 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। 12 हो गया, ये 12। तो बस इसी 12 से इसको डिवाइड कर देना, इसी 12 से इसको डिवाइड कर देना। यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ये मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको डिवाइड कर देना। अब देखिए यहाँ 2 को अगर हम मल्टीप्लाई एक एक टर्म करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे यहाँ किए हम लोग 2a/5 गुना 1/12, तो क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, a/30 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा a/30, a/30 हो गया, a/30 हो गया आपका। अब इसी तरीके से इसके साथ तो 4 डिवाइड कर, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार में, 3 बार में। 3 बार में हम, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 3, तो 7 21 हो गया। तो b कितना हो गया आपका, b हो गया 21 हो गया। और इसी तरीके से यहाँ पे ये 3 इसको कैंसिल करेगा कितनी बार में, 4 बार में करेगा, तो 10 चौक 40, c/40 हो गया। अब क्या बताया, जैसे ही टारगेट आपका फुलफिल हो कि ए बी सी का जो कॉफिशिएंट है वो 1 आया, तैसे ही इसका आंसर क्या आप लिख लीजिएगा कि A/B/C बराबर हो गया 30 21 और यहां पे ये हो गया आपका 40 हो गया, बराबर जो हो गया ये, इसको यहां से हटा लेते हैं, 21 और 40, यही हमारा इसका आंसर हो गया। देखिए 2 तरीके का क्वेश्चंस इसमें होता है। एक में कॉफिशिएंट ए बी सी का 1 हो, जब 1 हो तो जो नीचे आया हुआ है आपका हर जो होता है वही हमारा, भिन्न का जो हर है वही हमारा आंसर हो जाता है। और अगर कॉफिशिएंट 1 ना हो, अलग अलग हो, तो जो भी कॉफिशिएंट है उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और पूरे रेशियो को डिवाइड कर देते हैं। ये जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चंस, डिवाइड कर देते हैं और कॉफिशिएंट इसका ए बी सी का 1 बनाते हैं और फिर अब जो भी नंबर आता है फिर उसको पहले वाले तरीके से वही हमारा आंसर हो जाता है। अब देखिए इसमें एक दिया हुआ है क्वेश्चन, कह रहा है कि a/b = 2:3, मतलब a/b दिया हुआ है आपका। मतलब फ्रैक्शन तो हम जान चुके हैं, क्योंकि पहले पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये किसी भी फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ही रेशियो होता है। किसी भी फ्रैक्शन का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म रेशियो होता है, यानी उसका जो आपका HCF आएगा वो 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का अर्थ ही रेशियो होता है आपका। तो a/b दिया हुआ है, तो क्या दिया हुआ है 2:3, और क्वेश्चन कह रहा है आपका, पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि 4a - 2b
और बाई 5a और प्लस 3b, नहीं प्लस है वो 3b, आप इसको फाइंड कीजिए, आप इसको फाइंड कीजिए। तो जब रेशियो देकर रेशियो निकालना, रेशियो ही है ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो रेशियो है दोनों। जब रेशियो देकर रेशियो निकालना हो, और एग्जैक्ट वैल्यू निकाल भी नहीं सकते इससे, तो रेशियो देकर जब रेशियो निकालना हो तो क्या करते हैं इसमें, एक कंडीशन होता है कि अगर डिग्री सेम हो, जो वेरिएबल है उसकी डिग्री सेम हो, तो बस आप इसको पुट कर दीजिए, ए का वैल्यू 2 रख दीजिए, बी का वैल्यू 3 रख दीजिए। अगर रेशियो देकर रेशियो निकालना हो तो, और डिग्री सेम हो, रेशियो देकर रेशियो निकालना हो, रेशियो का वैल्यू दिया हुआ है, रेशियो फाइंड करना है, और डिग्री सेम दिया हुआ, डिग्री मतलब क्या हुआ, इस पे पावर जो 1 है, ये देखिए डिग्री सेम है, इस पे पावर 1 है, डिग्री सेम हो, तो जो भी वैल्यू उसको डायरेक्ट रख दीजिए, और इतना लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट माइंड में इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे रख लेते हैं कितना, 4 इंटू ये 2 हो गया, माइनस 2 इंटू 3 हो गया, और बाई 5 इंटू 2 हो गया, और प्लस 3 इंटू 3 हो गया। कितना हो गया देखिए, 4 दूना 8 माइनस 6, यहाँ पे हो गया आपका ये 2/10 प्लस 9, 2/19। ये हमारा आंसर हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अच्छा, इसके पीछे जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है कि क्यों डायरेक्ट रख लेते हैं, तो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब रेशियो हटाते हैं, हम लोग रेशियो रिमूव करते हैं, तो हम उसको एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, जो टर्म होता है उसको हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ देखिए a/b बराबर 2:3 है, तो a का वैल्यू हो जाता है 2x, और 2x 2 के 2y जो रखना है रख लीजिए, एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, और b का वैल्यू हो गया आपका 3x हो गया, a का वैल्यू 3x और b 2x और b का वैल्यू 3x। अब यही हम पुट कर लेते हैं, तो हम a डायरेक्ट इसके जगह पे अगर x रख लें, सपोज दैट 2x रख लें, यहाँ 3x रख लें, यहाँ 2x रख लें, यहाँ 3x रख लें, तो क्या होगा, x यहाँ से कॉमन निकलेगा, x यहाँ से कॉमन निकलेगा, कैंसिल हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा आंसर वही हो गया आपका। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, इतना ना करके डायरेक्ट उसको पुट कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट इसके पीछे का कॉन्सेप्ट और लॉजिक यही है कि जब दो कंडीशन है कि रेशियो देकर रेशियो निकालना हो, और दूसरा हो गया कि डिग्री जब सेम दिया हुआ हो, तो a का वैल्यू वही रख लेते हैं जो दिया हुआ है यहाँ पे, a बराबर 2, और b का वैल्यू ये रख लेते हैं जो नीचे में दिया हुआ है आपका फ्रैक्शन के नीचे में, मतलब हर जो आया हुआ है 3 हो गया, इसको डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। चूंकि जब हम ये रेशियो हटाएंगे, x रखेंगे, किसी वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो वेरिएबल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हम इतना डिटेल में नहीं जाते हैं और डायरेक्ट निकाल लेते हैं। एक तो ये हो गया आपका। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसका, ये दूसरा क्वेश्चन दिए हुआ है 2a³ + 3b³ 4a³ -2। अब ये कॉन्सेप्ट तो समझ लिए हैं कि जब रेशियो देकर रेशियो निकाला और डिग्री सेम हो, तो डिग्री यहाँ भी सेम है, क्यूब यहाँ भी, तो जैसे ही यहाँ x³ होगा तो कैंसिल हो जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या कर लेते हैं हम लोग डायरेक्ट इसका वैल्यू ही रख लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा देखिए, ये हो जाएगा 2 इंटू a का वैल्यू 2 दिया हुआ है तो 8 हो गया यहाँ पे, अब प्लस 3 इंटू b का वैल्यू यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 का क्यूब हो गया, 3 का क्यूब 27 होता है, तो सीधे सीधे रख लेते हैं इसको, 27 हो गया आपका। ये यहाँ 5 है, ओहो, अच्छा दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। अरे चलो, यहाँ पे रख लेते हैं इसका, ये आपका 2 इंटू a³ हो गया आपका, ठीक है, a का वैल्यू आपका 2 दिया हुआ है तो 8 हो गया, ये 8 हो गया, और प्लस 3 इंटू b का वैल्यू यहाँ 3 दिया हुआ है, तो 3 पे पावर 3 रखेंगे तो 27 हो गया, यहाँ पे 27 हो गया, और बटा 4 हो गया आपका। a का वैल्यू आपका फिर से आपका ये कितना हो गया, क्यूब हो गया तो 8 हो गया, और माइनस ये 3 3 9, b का वैल्यू 3 है, इस पे क्यूब है तो 27 हो गया आपका, 27 हो गया। कितना हो गया देखिए, 8 3 16 और 81, 16 81 कितना हो गया, 6 87 हो गया, ये 97 हो गया, 97 हो गया आपका यहाँ पे, और ये 97 हो गया, ये 8 चौक 32 -27 यानी 5 हो गया, तो कितना आ जाएगा 19 पूर्णांक
19 पूर्णांक कितना, 19 पचे 95 हो गया, 2 बच गया, 19.2/5 ये हमारा आंसर हो गया। क्योंकि यहाँ डिग्री सेम था इसलिए ए का वैल्यू हम डायरेक्ट 2 रख लिए और बी का वैल्यू ये रख लिए। इसके पीछे का कॉन्सेप्ट आप समझ ही चुके हैं कि एक्स क्यूब यहाँ भी रहता, यहाँ भी रहता, कॉमन लेते हैं एक्स क्यूब, यहाँ भी कॉमन लेंगे, कट जाएगा। ये तो तब हो गया जब दोनों जगह डिग्री सेम हो। अब एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें डिग्री सेम ना हो। दिया हुआ था रेशियो आपका, ये जो रेशियो दिया हुआ है कितना दिया देखते हैं, A/B बराबर 2:3 दिया हुआ, A/B बराबर A/B बराबर 2:3 दिया हुआ है। अब एक वैसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें डिग्री सेम ना हो। सपोज दैट कि A² प्लस यहाँ पे ले लेते हैं B³ और यहाँ पे ले लेंगे हम लोग 3A² और माइनस B रख लेते हैं यहाँ पे। इस तरीके का क्वेश्चन हम लोग रख लेते हैं यहाँ पे, या इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। यहाँ हो गया आपका A³ माइनस 5B, ये रख लेते हैं, ये रख लिए। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको हम रख करके देखते हैं। अभी तो डिग्री कंडीशंस तो ये जान रहे हैं हम लोग कि डिग्री सेम होना चाहिए, तभी हम लोग इसको इक्वल कर सकते हैं। यहाँ पे ये A का वैल्यू 2 रख सकते हैं और B का वैल्यू 3। यहाँ डिग्री सेम नहीं है तो क्या लेते हैं, A का वैल्यू हम लोग 2x ले लेंगे और B का वैल्यू हम लोग 3x ले लेते हैं। अब देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे A का वैल्यू जब 2x रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर हो गया, 2x का स्क्वायर हो गया। और B का वैल्यू जब हम लोग 3x³ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का क्यूब हो गया। और बाई ये हो गया 2x का क्यूब हो गया, 2x का क्यूब माइनस 5 × 3x हो गया। ये हो गया आपका, क्या आया देखिए यहाँ पे, ये हो गया आपका 4x² प्लस 9x³ ये 9x³ और यहाँ हो गया 8x³ माइनस 15x हो गया। अब देखिए यहाँ से, यहाँ x² कॉमन है तो कॉमन लेते हैं, x² कॉमन लेते हैं, कितना बचा आपका 4 बचा और प्लस 9x बच गया, 4 बचा 9x बचा। यहाँ से सिर्फ x कॉमन है, यहाँ पे सिर्फ x कॉमन है तो कितना बचा आपका, यहाँ पे 8x² बच गया, 8x² बचा और माइनस 15 बचा, माइनस 15, एक x कैंसिल हो गया, एक x यहाँ पे बचा। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू दिया हुआ और ये 2x 3x है दिया हुआ। अब x का मान तो 1 भी हो सकता है, अगर 1 है तो ये आ गया आपका 2:3 है, 2:3 है। अगर 2 है तो कितना हो जाएगा, 2 है आपका तो कितना हो जाएगा 4:6 हो गया, 4:6 है, यहाँ पे 4:6 है। 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आपका 6:9 हो गया। 4 हो गया तो कितना हो गया 8 कितना हो गया। मतलब देखिए असंख्य वैल्यू है, बहुत सारा वैल्यू है। अब जब यहाँ पे हमको पता ही नहीं है x का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, x का इन्फिनाइट वैल्यू हो सकता है तो इसका इन्फिनाइट रिजल्ट होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं कि इसका आंसर निकल नहीं सकता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसका आंसर CND मतलब हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो जब रेशियो, ये क्या समझ में आया, इतना करने का के पीछे सिर्फ लॉजिक ये है कि आप समझें कि हम क्यों नहीं इस तरीके की चीज़ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कि जब रेशियो देकर रेशियो निकालना हो, अगर डिग्री सेम ना हो तो उसका वैल्यू हम फाइंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमेशा इस चीज़ का ध्यान, ये नहीं कि 2 और 3 यहाँ पे रख दिया और उसको कैलकुलेट करके बैठे हुए, आपका क्वेश्चंस गलत हो जाएगा, ठीक है, वो गलत आंसर है। रेशियो देकर रेशियो हम तभी निकालते हैं जब डिग्री सेम दिया हुआ हो। जब डिग्री सेम मतलब यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रहता, तब हम इस वैल्यू को पुट करके निकाल सकते हैं। चूंकि डिग्री सेम है तो वेरिएबल बच जाएगा और उस वेरिएबल का इन्फिनाइट वैल्यू है। यहाँ x का मान 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, लाख हो सकता है। तो A/B का इन्फिनाइट वैल्यू निकलेगा, इसलिए इसका इन्फिनाइट रिजल्ट आएगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसका एक फिक्स वैल्यू क्या होगा, इसलिए लिखते हैं कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब उसका वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। ये नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन कि अरेंज द गिवन रेशियोज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है घटते हुए क्रम में
या अवरोही क्रम हो गया आपका। इसी तरीके से एक असेंडिंग ऑर्डर होता है। असेंडिंग ऑर्डर का अर्थ होता है कि बढ़ते हुए क्रम में या आरोही क्रम में। तो यहाँ दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में निकालिए। देखिए पहला क्वेश्चन सीपीओ प्री 2022 का है और दूसरा क्वेश्चन सीएचएसएल मेंस 2022 का है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, देखिए क्या दिया हुआ है कि 15/7 दिया हुआ है, 15/7 है, और ये आपका 5/11 है, 5/11 है, और ये आपका 21/77 है, 21/77 है। हम क्या कहते हैं कि जो हर होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो हर दिया हुआ होता है उसको हम लोग इक्वल कर लेते हैं, जो हर दिया हुआ है उसको इक्वल कर लेते हैं। इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जैसे हम 2 लिखते हैं, 3 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, आगे 5 6 जो भी लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका हर होता है वो 1 होता है, 1 होता है, 1 होता है। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है कि जब हर आपका सेम हो जाए तो फिर नंबर जैसे जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो भिन्न भी बड़ा होता है, वो भिन्न भी बड़ा होता है। ये भिन्न ही तो है जिसका अंश 2 है, हर 1 है, अंश 3 है, हर 1 है, अंश 4 है, हर 1 है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपका अंश बड़ा होता जाता है वैसे वैसे वो फ्रैक्शन बड़ा होता है। तो कब, जब आपका हर सेम हो तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज करते हैं। यहाँ हम हर सेम बना लेंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, किसका, इसके हर का। हर में कौन सा है, 7 है, 11 है और 77 है आपका। एलसीएम इसका कितना हो जाएगा, एलसीएम इसका 77 हो जाएगा। अब ये 77 हमको बनाना है नीचे, तो 77 नीचे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 77 नीचे लाने के लिए इसको 11 से गुना करना पड़ेगा। तो जब इसको 11 से गुना करेंगे तो इसको भी 11 से गुना करेंगे, तो क्या हो गया, ये देखिए 11 गुना 15 हो गया, और यहाँ पे 11 गुना 7 हो गया, 11 गुना 7 हो गया। तो 11 गुना 15 कितना होता, 165 होता है। तो डायरेक्ट भी आप इस चीज़ को लिख सकते हैं, यहाँ इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इस चीज़ को लिख सकते हैं कि यहाँ 11 से गुना 77 तब आएगा जब 11 से गुना करेंगे, जब यहाँ करेंगे तो यहाँ भी गुना होगा। तो 11 गुना 15 165 होता है। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट लिख लेते हैं ये कि 11 गुना 15 165 हो गया, और यहाँ पे हो गया आपका ये 77 हो गया, यहाँ पे 77 हो गया। अब ये आता है कैसे, आप ये समझ लीजिए इसको कि 15 जब 11 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो तरीका होता है, कॉन्सेप्ट है कि आप यूनिट डिजिट को वैसे ही रख दीजिए, फिर दूसरे नंबर के साथ इसको जोड़ दीजिए, तो 5 1 6 हो गया, और फिर लास्ट वाला नंबर वैसे ही रख दीजिए। 165 11 से गुना करने का तरीका आपका यही है, तो रिजल्ट आ गया 165। अब यहाँ हम लोग देखते हैं कि 11 में कितना गुना करेंगे कि 77 आ जाएगा। तो 11 में 7 से गुना करेंगे, ये 7 से गुना कर लेंगे, तो 7 से यहाँ करेंगे गुना, तो 7 से यहाँ भी गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये 35 हो गया, और ये आपका 77 है, और ये तो ऑलरेडी 77 है ही, तो कितना हो गया, 21/77 हो गया। अब देखिए यहाँ इसको रखना है हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा वाला नंबर क्या हो गया, ये हो गया। सबसे छोटा वाला कौन है, बीच वाला कौन हो गया, ये हो गया, और सबसे छोटा कौन हो गया, ये हो गया। ऑलरेडी उसी फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हम क्या लिख लेंगे इसका आंसर, इसका आंसर लिखेंगे 15:7। ये सबसे बड़ा है, तो ग्रेटर देन ये हो गया 5:, ये वाला 5:11 ग्रेटर देन, और ये हो गया लास्ट में 21:77। ये ऑप्शंस दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस हम नहीं लिए हैं, है ना, ऑप्शंस दिया हुआ था आपका क्वेश्चंस में, तो रहेगा ऑप्शन, आप उस तरीके से चूज कर लिए। तरीका यही इसके बनाने का है, इसके बनाने का तरीका यही है। तो ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी तरीके से, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि 17/30, ये हो गया आपका 17/30, और ये है आपका 7/15, 7/15, फिर है 27/50, 27/50, और यहाँ दिया हुआ है 11/20, 11/20 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ इसको भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको रखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से वही इसका एलसीएम ले लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो गया आपका 30, 15 और 50 और 20,
एलसीएम लेंगे कितना हो जाएगा, देखिए देखिए 30, 15, 20 का एलसीएम जो कॉमन नंबर इससे कटने वाला है, सबसे छोटा वो नंबर जो इन तीनों से कट जाता हो तो कितना होगा, वो 60 हो जाएगा। ये 60 हो गया, 30 दूना 60, 15 चौका 60, 20 दिया 60 हो गया, तो 60 हो गया। अब 60 और 50 में वो कौन सा नंबर है जिससे जो दोनों से कट जा रहा हो सबसे छोटा नंबर, तो वो 300 हो गया आपका। इसलिए इसका एलसीएम जो हो गया आपका 300 हो गया, एलसीएम हो गया 300 हो गया। अब यही करना है कि 300 हमको इसको बनाना है, इसको टारगेट ये रखना है कि इसके हर को 300 बनाना है। अब जो भी चेंजेज, अब चूंकि यहाँ बनाने के लिए जो चेंज करेंगे तो यहाँ भी करना होगा आपका, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो गया 170 और बटा ये 300 हो गया। फिर यहाँ ये 15 दूना 30 मतलब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो गया, ये हो गया 140 और बटा यहाँ पे ये 300 हो गया। ठीक है, फिर यहाँ भी 50 से कितनी बार में, 50 से कितनी बार में, 3 बार में, 6 25 30, 6 25 30 सॉरी 50 से 6 बार में, 6 25 30 हो गया। यहाँ पे 5 गुना 6 30, 1 0 300 हो गया, तो 50 गुना 6, इसी तरह 27 गुना 6, तो 27 गुना 6 कितना होता है, 162 होता है, 162 बटा 300 हो गया, 300 हो गया। अब यहाँ इसको कितने बार में, 15 दूना 30, 15 दूना 30 मतलब 15 बार में गुना करेंगे, तो 15 यहाँ करेंगे तो 15 यहाँ भी, अभी देखिए 11 गुना 15 165 होता है, तो यहाँ रख लिए हम लोग 165 और बटा 300 रख लिए, 165 बटा 300 रख लिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा ये है, तो पहले ये हो जाएगा, फिर बड़ा कौन सा है, ये है, फिर बड़ा कौन सा है, ये है, और सबसे छोटा ये है। तो यहाँ हम रख लेते हैं इसको, ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर रख लेते हैं हम लोग, ये डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ रख लेते हैं इसका। क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे इसका जो वैल्यू है आपका 170, ये इसका वैल्यू कौन सबसे बड़ा, ये है सबसे बड़ा ये, तो सबसे पहले ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 17 बटा 30 या रेशियो ले लीजिए 17/30 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा ये आपका। फिर आ जाएगा कौन सा वैल्यू 165, ये हो गया 11 20, फिर ग्रेटर देन हो जाएगा आपका। उसके बाद कौन सा, ये 27 50 हो गया आपका, ये वाला हो गया 27 हो गया और रेशियो 50 हो गया, और फिर लास्ट में आ जाएगा 7:15, ये हो गया, यही आपका आंसर है आपका। तो ये हो गया कि कोई भी क्वेश्चंस दिया हुआ हो रेशियो में, उसको घटते या बढ़ते क्रम में, ये दोनों आपका प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चंस। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन जो MTS 2023 का है, वो पिछले वाला दोनों क्वेश्चन था आपका ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब घटते हुए क्रम में, और ये जो है आपका असेंडिंग ऑर्डर में है। ये किस चीज में है, ये असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब इस क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जब असेंडिंग ऑर्डर में दिया हुआ हो क्वेश्चंस को कि आप असेंडिंग ऑर्डर में रखिए उसको, अरेंज द गिवन रेशियोज इन असेंडिंग मतलब आरोही यानी बढ़ते क्रम में, पहले छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, सॉरी सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा वाला फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा वाला, ये कहता है असेंडिंग ऑर्डर आपका। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए कैलकुलेट करते हैं इसको। ये दिया हुआ है 5:2, अब जाहिर है रेशियो है तो रेशियो है तो फ्रैक्शन में रख लेंगे, तो 5 और ये 3 3 9 1 10/3 हो गया, 10/3 हो गया, 10/3 हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर ये देखिए, ये इसको कैंसिल कर लेंगे, ये आपका तो कितना हो गया आपका, ये 3 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 3/2, यानी 3/2 मतलब कितना होता है 1.5, ये 1.5 हो गया, इसका वैल्यू 1.5 हो गया। ये यहाँ पे देख लेते हैं, ये 6 चौक 24 1 25 हो गया आपका, 25 और बटा 8, और यहाँ पे 8 या 24 1 25/8, ये भी हो गया आपका 25, सॉरी ये 25/4 है, यहाँ पे ये 25/4 है, ये 6 चौक 24 1 25/4 है, ये 4 है यहाँ पे, और ये है आपका 8 या 24 1 25 25/8 हो गया, ये 8 हो गया। देखिए 4 दूना 8, ये कटा, ये 25 से तो 25 कैंसिल हो गया, बच गया यहाँ पे ये 2 हो गया, इसका वैल्यू 2 हो गया। अब ये लास्ट में ये वाला वैल्यू, तो यहाँ देखिए ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कैंसिल निकाल लेंगे यहाँ पे, तो कितना बचेगा, ये 7 बचा और ये 9 बचा, तो 7/9 आया, 7/9, तो 7/9 क्या होता है, ये 7/9 जो हो गया वो 1 से कम हो गया, वो 1 से कम हो गया।
तो सबसे बड़ा सा कौन, आरोही घट बढ़ते क्रम में था, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा हो गया, सबसे छोटा वैल्यू जो एक से छोटा हो गया तो ये हो गया। तो क्या लिख लेंगे हम इसको, हम लिख लेंगे 3.5:4.5, ये सबसे छोटा हुआ, ग्रेटर देन, ये हो गया आपका कौन सा, ये ये बढ़ते क्रम में लिखना है इसको। फाइव लेस देन हो गया आपका, फिर ये वाला, इसका वैल्यू आपका कितना निकला, ये सॉरी ये वाला, इसका वैल्यू निकला आपका 1.5, तो ये हो गया 5:3.1/3, और लेस देन हो गया आपका सबसे लास्ट में ये 6.1/1/8 हो गया। इसका वैल्यू ये एक से छोटा है, इसका वैल्यू 1.5 है, और इसका वैल्यू आपका निकला कितना, ये 2 निकला। ठीक है, ये हो गया आपका एक से छोटा, ये इससे छोटा है, और इससे, और ये जो है इससे छोटा है। ठीक है, लेस देन मतलब सबसे बड़ा वाला वैल्यू ये कह रहा है आपका असेंडिंग ऑर्डर है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो पहले ये छोटा, फिर इससे ये बड़ा, फिर इससे ये बड़ा हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए कंपाउंड रेशियो दिया हुआ है, कंपाउंड रेशियो देखिए क्या होता है, ये भी देखिए प्रीवियस एमटीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कंपाउंड रेशियो क्या होता है आपका, कुछ नहीं, जो रेशियो दिया हुआ है उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो रेशियो दिया हुआ हो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका कंपाउंड रेशियो होता है। वो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उसको समझ लेते हैं पहले, कि अगर दिया हुआ हो ये आपका 7:12 दिया हुआ है, और दूसरा दिया हुआ आपका 8:24 दिया हुआ, और कह रहा, सॉरी 7:12 दिया हुआ हो, और ये दिया हुआ आपका 11:24 दिया हुआ, और कह रहा है दोनों का कंपाउंड रेशियो फाइंड कीजिए। तो कुछ नहीं करना है, ये 7/12 लिखे और गुना 11/24 कर दिए, जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका कंपाउंड रेशियो, इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई, यही आपका कंपाउंड रेशियो होता है। पहला क्वेश्चन है फाइंड द कंपाउंड, कंपाउंड रेशियो है, यहाँ लिख, टाइपिंग एरर है ये है यहाँ पे रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस, यहाँ भी ये वाला में भी गलती है, इंटरेस्ट आ गया, बताइए। कंपाउंड रेशियो, फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ, इसका ये लेना है, इसको निकालना है। क्या हुआ देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 2/5, और गुना ही करना है, इसको गुना करना है, ये 5:11 मतलब 5/11, 5:11 मतलब 5/11, तो गुना, बस गुना करते चलना है सबको, और ये 33/8, जो भी कैंसिल होता है कैंसिल कर दीजिए, ये हो गया, ये इससे कैंसिल, ये 3 हो गया आपका, और ये 4 हो गया, कितना बचेगा आपका 3/4, और इसी को आप लिख लीजिए 3:4 होगा, जहां आंसर है ये आपका देखिए डी है, यही आपका आंसर, यही कंपाउंड रेशियो है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। अब देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है, ये एमटीएस 2022 का था, ये सीएचएसएल प्री 2023 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए इफ द कंपाउंड रेशियो ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द कंपाउंड रेशियो ऑफ 3:4 एंड 6:7 इज 36:x, मतलब कह रहा है कि x का वैल्यू फाइंड कीजिए अगर 3/4 और 6/7 का कंपाउंड रेशियो 36/x है। 3/4 और 6/7 का कंपाउंड रेशियो दिया हुआ कितना, 36/x है। तो देखिए यहाँ पे जैसे जैसे कह रहा है क्वेश्चन, वैसे वैसे रखते चलते हैं सर। किसका किसका दिया हुआ, 3:4 मतलब 3/4। अब ये समझ चुके हैं कि कंपाउंड रेशियो निकालने में हमको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है दोनों रेशियो को, 6/7। अब इसका कंपाउंड रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ये 36/x दिया हुआ है, और इसी x का वैल्यू फाइंड करना है।
तो देखिए यहाँ पे 6×18, 6×18 कटा कितनी बार में, 2 बार में, 2 बार में। तो यहां भी ऐसा नंबर होगा आपका, इसका दुगना तो इसका भी दुगना, तो 27 ये 4×7 28 हो गया, तो 28 दूना 56 हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू जो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू क्या होगा, ये 56 हो जाएगा। एक्स का वैल्यू 56, क्यों, क्योंकि चूंकि रेशियो में है, चूंकि रेशियो में है, तो इसका वैल्यू अगर 36 है तो इसका वैल्यू इसका दुगना होगा। कितना गुना है, 36 कितना गुना है, 6×18 का कितना गुना है, 2 गुना है। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, ये हो गया 18, ये हो गया 18, और ये हो गया 28, और यहाँ पे दिया हुआ है 36, 36, यहाँ पे दिया हुआ एक्स, यहाँ पे दिया हुआ एक्स दिया हुआ है। तो इसका कितना गुना है, इसका 2 गुना है, तो इधर भी इसका 2 गुना होगा। तो इसका जो 2 गुना होता है वो कितना होगा, 56। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ये 56 हो जाएगा आपका आंसर। तो कंपाउंड रेशियो हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि फाइंड द कंपाउंड रेशियो ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन ऑफ गिवन रेशियो। जो गिवन, जो दिया हुआ रेशियो, जो रेशियो दिया हुआ है उसका इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या होता है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, उसका उल्टा जो रेशियो आता है उसका निकाल करके फिर उसका आप कंपाउंड रेशियो फाइंड कीजिए। तो इसका इनवर्स, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका इनवर्स रेशियो फाइंड कर लेंगे, इसका इनवर्स प्रोपोर्शन के रेशियो जो है। तो 2/5 का क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा आपका। और फिर क्या हो जाएगा आपका, ये इसका कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये 2/1 हो जाएगा। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ये हो गया आपका 2/5, तो 5/2 और गुना 5/4 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, बचा कितना, 25/4 हो गया। तो 25:4, यही आपका रेशियो होगा। तो जब भी इस तरीके रेसिप्रोकल निकालना हो तो पहले उसका क्या कीजिए, उल्टा कर दीजिए। इनवर्स प्रोपोर्शंस मतलब व्युत्क्रम अनुपात मतलब होता है उसका उल्टा होता है, उल्टा, उल्टा अनुपात, उल्टा निकाल लीजिए। जैसे अगर दे दे इसका रेसिप्रोकल निकालने के लिए 1:2 और इसका 1/3, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2, और ये 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। तो व्युत्क्रम या इनवर्स मतलब होता है उल्टा या रेसिप्रोकल। देखिए ये देखिए, अब इसमें ये रेलवे में ज्यादा क्वेश्चन आता है, इस तरीके का क्वेश्चन एसएससी में तो नहीं पूछता है, लेकिन रेलवे में पूछता है। कह रहा है कि डुप्लीकेट रेशियो 5:6 लिखिए। डुप्लीकेट रेशियो, डुप्लीकेट रेशियो 5:6 का डुप्लीकेट रेशियो फाइंड कीजिए। तो डुप्लीकेट रेशियो होता क्या है इसका, इसकी हिंदी जो होती है डुप्लीकेट रेशियो, हिंदी होती है वर्गानुपात। हिंदी इसकी होती है वर्गानुपात होती है हिंदी। तो ये जब इसका निकालना हो, ये आपका इसका डुप्लीकेट रेशियो जो फाइंड करना है, इसका रेशियो फाइंड करना हो, डुप्लीकेट रेशियो, तो कुछ नहीं करना है, जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर लेते। कितना है, 5:6 है, इसी का निकालना है। तो क्या कर लेंगे, 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, तो जो भी रिजल्ट आया वही इसका डुप्लीकेट रेशियो है। डुप्लीकेट रेशियो में हम यही करते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। अब इसी तरीके से सब डुप्लीकेट रेशियो होता है, सब डुप्लीकेट, देखिए सब डुप्लीकेट, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, जिसका दिया, जैसे यहां पे निकालना है, इसका दिया हो, इसका निकालना है 81 या 20, इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं। जो भी, सॉरी, ये दिया हुआ है 289 दिया हुआ है, इसका हो गया 9, और इसका हो गया, इसका वर्गमूल, वर्गमूल हो गया, इसको हम हिंदी में कहते हैं वर्गमूलानुपात।
इसका हो गया आपका 9, इसका हो गया 17, इसका निकाल लिया, ये 9 हो गया और ये 17 हो गया। इसी तरीके से ट्रिप्लिकेट रेशियो होता है, ट्रिप्लिकेट हो गया आपका, ये हो गया ट्रिप्लिकेट। इसको कहते हैं घनानुपात। इसमें क्या करना है, इसका क्यूब निकाल लेना है, ये 2 का क्यूब और इस 3 का क्यूब, और हो गया 8 और ये 27। इसी तरीके से सब ट्रिप्लिकेट रेशियो में क्या करते हैं, इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेते हैं। ये हो गया घनमूला अनुपात हो गया आपका। तो यहाँ पे हो गया, निकाल लेते हैं ये सब ट्रिप्लिकेट, ये सब हो गया आपका, यहाँ लिख लेते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेशियो। क्या हो जाएगा आपका, ये इसका क्यूब रूट इसका निकाल लेते हैं, इसका क्यूब रूट लेते हैं। इसका क्यूब रूट हो गया आपका, क्यूब रूट 216 का, और ये हो गया क्यूब रूट 1331 का। ये ऊपर वाला हटा देते हैं। इसका क्यूब रूट 216 का, और ये इसका क्यूब रूट 1331 का। तो 216 का हो जाता है क्यूब रूट 6, और इसका हो जाता है 11 हो गया। इसी तरीके से अब यहाँ 5:11 का भी निकालना है। तो 5:11 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 5 और क्यूब रूट ऑफ 11। तो ये हो गया आपका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो हो गया आपका। सब डुप्लीकेट स्क्वायर रूट है। डुप्लीकेट में क्या करना है, डुप्लीकेट में स्क्वायर निकाल लेना है। डुप्लीकेट रेशियो जब भी फाइंड करना हो तो स्क्वायर कर लेना है आपका। डुप्लीकेट मतलब हो गया आपका वर्गानुपात, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 25 और 36 हो गया। सब डुप्लीकेट रेशियो में स्क्वायर रूट कर लेना है, मतलब वर्गमूल निकाल लेना है उसका। ये 81 का वर्गमूल हो जाएगा 9, इसका हो गया 17 हो गया, ये आंसर हो गया। ट्रिप्लिकेट में तो इसको क्यूब निकाल लेना है, क्यूब इसका निकाल लिए तो इसका क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, इसका क्यूब करें 27 हो गया। सब ट्रिप्लिकेट में क्या करना है, इसका क्यूब रूट फाइंड कर लेना था। 216 का क्यूब रूट 6 हो गया, 1331 का क्यूब रूट 11 होता है, तो 6:11 हो गया। 5 का क्यूब रूट नहीं निकलता है तो वैसे ही रख देंगे, यही आंसर हो जाएगा। और फिर 11 का भी क्यूब रूट नहीं निकलता है तो वैसे ही रख दिए, हमारा आंसर हो गया।